अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल का मतलब है वो चीज जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। Virtual function means existing in effect but not in reality. A type of function that appears to exist in some part of a program but does not really exist. यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि प्रोग्राम के किसी हिस्से में एग्जिस्ट तो करता है बट इन रियलिटी वो वहां पर मौजूद नहीं होता। यानी कि हमने फंक्शन बनाया नहीं होता, जस्ट उसकी वो कुछ टर्म्स कोई नेम वगैरह वहां पर पास करवा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। तो इनेबल द यूजर टू execute completely different function by the name same by the same function call। यानी कि हम क्या है, एक सेम फंक्शन कॉल के साथ, यानी कि सेम फंक्शन के साथ डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने आपको बताया था कि सेम सेम चीज होती है बट उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो अगर मैं अपनी फंक्शन की बात करूं, मैं अपना फंक्शन सेम नेम के साथ अगर हर पेरेंट क्लास में बार बार एग्जीक्यूट करवा रही हूँ तो वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग का इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में भी ये चीज और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि सेम नेम सेम चीज है बट उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। सेम चीज है बट उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। तो एक किस्म की अगर बात करें तो शेप बेशक डिफरेंट है, वो चीज तो सेम ही है। इसी तरह फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन तो सेम ही आएगा। पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम जगह जगह यूज कर रहे हैं तो सेम फंक्शन बार बार लिखने की बजाय अगर हम उसको वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू यूटिलाइज कर लें, क्योंकि अगर हम सेम फंक्शन बार बार लिखेंगे लाइन ऑफ कोड भी ज़ाया होगा और फंक्शन ओवरराइडिंग का इफेक्ट भी इंक्रीज हो सकता है। तो हम क्यों ना वर्चुअल फंक्शंस को यूज करें। तो हम virtual function की डिटेल देख लेते हैं। virtual function defined in parent class and can be overridden in child class। overridden का मतलब है सेम नेम के साथ आप उसको चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग virtual। virtual का कीवर्ड यूज होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जांपल। लाइब्रेरीज ऐड की हैं हमने, क्लास ए इनिशियलाइज करवाई है। virtual का एक फंक्शन क्रिएट करवाया virtual के नाम से, जो कि क्या करवाएगा, किसी भी चीज को शो करवाएगा। हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। एक न्यू क्लास बनाई है बी, जो कि इनहेरिट करवा रही है एक क्लास को, वो भी एक शो का फंक्शन बना रही है। अब यहाँ पर देखें, शो का फंक्शन यहाँ पर भी है बट ये वर्चुअल है। ठीक है, और ये जो है ये ओवरराइड हो रहा है क्योंकि सेम नेम के साथ है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पर उसने पर कहा भी है कि ओवर रिटर्न हो जाता है। और ये क्या करवा रहा है, शो हमें एक मैसेज करवा रहा है कि क्लास बी, एक और क्लास बना रहे हैं सी नाम से, और वो पी इनहेरिट कर रही है ए के फंक्शंस को, डाटा मेंबर्स को। इसने भी एक शो नाम से एक फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब है कि फंक्शन जो है ओवरराइड हो रहा है, ओवर रिटर्न हो रहा है। इंटमेन की बात करें तो ए ऑब्जेक्ट वन, हमने ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी का ऑब्जेक्ट बनाया, ए पी टी आर, ए का एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, ए का एक पॉइंटर बनाया। अब पी टी आर एंड ऑब्जेक्ट वन, ptr show ptr and object 2 ptr show ptr and object 3 ptr show। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें आउटपुट में तीन डिफरेंट स्टेटमेंट शो हो रही हैं। काम हमने बिल्कुल पहले वाले लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था प्रोग्राम रन, ये वही वाला काम है। बट इसमें पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से शो हो रहा है। और यहाँ पर हमें तीनों डिफरेंट जो हमने यहाँ पर करवाया था, हर क्लास के शो के फंक्शन में सी आउट में जो भी स्टेटमेंट लिखी थी वो प्रिंट होकर नजर आ रही। ऊपर वाले फंक्शन में, ऊपर वाले प्रोग्राम में जो भी मसला था वो यही था कि पॉइंटर जो है वो कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर भी शो का फंक्शन है, यहाँ पे भी शो का फंक्शन है। ये ऊपर वाले लास्ट लेक्चर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी शो का फंक्शन, तीनों में से कौन सा रन करूँ, तो वो पहले वाला जो ओरिजिनल है फंक्शन शो का उसी को रन कर रहा था 3 बार। वर्चुअल फंक्शन की वजह से जब हमने वर्चुअल का कीवर्ड लगाया तो उसे पता चल गया कि वर्चुअली कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो वर्चुअली शो का फंक्शन है ये ए में भी मौजूद है, वर्चुअली बी में भी मौजूद है, सी में भी मौजूद है, मुझे तीनों को रन करना है, तो वो तीनों को रन कर देगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी इस तरह से रिजॉल्व होगी। ठीक है,
अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? द असाइनमेंट ऑफ टाइप्स टू वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन एट कंपाइलेशन टाइम इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग। कि हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को कंपाइलेशन टाइम पर जब हम बाइंड कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, जिसे हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। द अर्ली बाइंडिंग occurs when everything requires to call a function to known is known at compile time। compile time का मतलब क्या है कि यानी कि जब आप यहाँ पर int main में अपनी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप रेडी हैं कंपाइल करने के लिए, तो उस टाइम पर आप अपनी जो भी बाइंडिंग वगैरह कर रहे हैं अपने फंक्शंस की, उसे हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। अर्ली बाइंडिंग इनेबल द कंपाइलर टू नो एग्जैक्टली व्हिच फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन अ सर्टेन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि जैसे जैसे कंपाइलर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता जाएगा, जब हम रन करते हैं तो कंपाइलर वन बाय वन हर लाइन को पढ़ता है, उसे रीड करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो जब वन बाय वन हर लाइन को रीड करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे वो यहाँ पर है, उसे पता है कि मैंने पीटीआर ऑब्जेक्ट वन क्रिएट करना है और उसको पीटीआर में स्टोर कर देना है, और पीटीआर ने क्या करना है, शो का फंक्शन कॉल करवा देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा पीटीआर ने क्या करना है, पीटीआर में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट टू का ऑब्जेक्ट टू जाएगा, ठीक है, उसको पॉइंटर जाएगा, और पीटीआर ने फिर क्या करवा देना है, शो का फंक्शन कॉल करवा। अब ये शो का फंक्शन कॉल वाले से डिफरेंस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू यानी कि क्लास टू का जो शो का फंक्शन है वो है यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह when a program is compiled, the compiler check the function call and decide which function is to be executed। वही बात आ गई यहाँ पर कि यहाँ पर तीन डिफरेंट शोज के फंक्शंस लिखे गए हैं, लेकिन नाम सेम है, तो यही कंपाइलर को डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा शो वाला फंक्शन बेसिकली रन होगा। तो ऑब्जेक्ट वन का मतलब है क्लास वन में जो हमने शो का फंक्शन बनाया वो रन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट टू का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट टू में जो शो का फंक्शन है वो रन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट थ्री का मतलब ये है कि क्लास थ्री में जो शो का फंक्शन है ये रन होना चाहिए। तो अभी हम बेसिकली लिख रहे हैं, कंपाइलर को भी कुछ नहीं पता यहाँ पर, लेकिन जब हम रन कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग रनिंग जब वो वन बाय वन हर स्टेटमेंट को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, तब उसे पता चलता है कि अच्छा ये शो वाला फंक्शन है, ये क्लास ए का है, ये वाला शो वाला फंक्शन क्लास बी का, ये वाला शो फंक्शन क्लास सी का, और मैंने यहाँ जाकर इस चीज को एग्जीक्यूट करना है एट कंपाइलेशन टाइम जब वो रन हो रहा था। This process take place during compilation process in normal program with function. It is an example early binding. This is early binding. और ये ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शन किस वक्त किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। लास्ट बाइंडिंग का मतलब क्या है? द असाइनमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ टू वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन एट द एग्जीक्यूशन टाइम इज नोन एज लेट बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है, एक तो ना कंपाइलेशन का मतलब है कि कंपाइलर वन बाय वन हर लाइन को पास आ रहा है, उसे रीड कर रहा है। दिस इज माय कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलेशन के बाद आता है एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि जब आप अब डेव सी प्लस प्लस करते हो तो आप देखते हो कि ऊपर बटन में आप लिखते हो कंपाइल एंड रन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तभी आपका प्रोग्राम रन होता है। तो पहले ही वो कंपाइल होता है, उसके बाद रन होता है। तो कंपाइल भी आप समझ लो कि रनिंग से बिल्कुल जो पहले प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसमें एरर वगैरह कंपाइलर चेक कर रहा होता है, दैट कंपाइलेशन टाइम। और रनिंग जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी कि हमारे रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट हो रहे होते हैं, तब हम उसे कहते हैं रनिंग। द असाइनमेंट ऑफ टाइप टू वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन एट एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल और एक्सप्रेशन को, जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको हम असाइन करते हैं एट एग्जीक्यूशन टाइम, हमारी होती है लेट बाइंडिंग, या उसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। The late binding occur when some information to call a function is decided at यानी कौन सा फंक्शन किस टाइम पे क्या इंफॉर्मेशन लेगा, किस तरह कौन सा फंक्शन पहले रन होगा, कौन सा बाद में, ये सारी बातें जब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होती है तो उसे हम कहते हैं लेट बाइंडिंग। द कंपाइलर डज नॉट नाउ एट कंपाइलेशन टाइम, कि कंपाइलेशन टाइम पर कंपाइलर को कुछ पता नहीं होता कि कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा फंक्शन बाद में। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये वाली चीज ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अर्ली बाइंडिंग। और इसीलिए लेट बाइंडिंग इसलिए क्योंकि हो सकता है कि प्रोग्रामिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं या जो हमने लॉजिक लिखी है वो आफ्टर कंपाइलेशन
हमारे फंक्शन की एग्जीक्यूशन को चेंज कर दे। लेट्स सपोज मेरा फंक्शन पहले जिस मैंने प्रोग्राम लिखा, तो मेरा पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना था, फिर मेरे पास ये वाला फंक्शन लिखा हुआ था, इसने एग्जीक्यूट होना था, फिर मैंने ये वाला फंक्शन लिखा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना था, यानी कि दोनों तीनों जो है वो आउटपुट ही शो करवा रहे हैं। लेट्स सपोज कंपाइलेशन में तो कंप्यूटर कंपाइलर को ये होगा ना कि मैंने ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। हो सकता है मैंने मैंने इफ एल्स की कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, या मैंने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग की लॉजिक लिखी है जिसके मुताबिक पहले ये वाला होना चाहिए, फिर ये वाला और फिर ये वाला होना चाहिए, रन, है ना। यानी कि अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई, तो इसीलिए उसने कहा कि ये ज्यादा मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर बाद में लॉजिक वगैरह की वजह से मेरे फंक्शन चेंज होते भी हैं, तो मेरे पास आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, गलत नहीं होगा, आंसर मेरे पास खराब नहीं आएगा। The use of virtual function to implement polymorphism is an example of late binding। virtual function को जो हम यूज कर रहे हैं ना इम्प्लीमेंट polymorphism को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये आपकी late binding की एग्जांपल है। In virtual function, the compiler does not know that compile type which object is referred by the pointer. The compiler executes the function depending on the contents of the pointer rather than the compile। यानी कि at the end of compilation time जब हम virtual function लिखते हैं, ये मैंने virtual functions बनाए हैं, तो यहाँ पर मैंने पीटीआर तो मेरे पास एक ही है, पीटीआर OBJ1 को भी हो रहा है, OBJ2 को भी हो रहा है, OBJ3 को भी हो रहा है। अभी तो कंपाइलर को नहीं पता ना ये पीटीआर एग्जैक्टली किसको मिलेगा। एट द टाइम ऑफ रनिंग टाइम और कंपाइलेशन टाइम ये सारा काम कंपाइलर को पता चलता है लेट बाइंडिंग में। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। लाइब्रेरीज डाली, क्लास बनाई, पेरेंट क्लास बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया शो का, उसके बाद क्लास 1 बनाई, उसको इनहेरिट करवाया, और इसी तरह शो का एक फंक्शन बनाया, दोनों के नाम सेम है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ओवर राइट, फंक्शन ओवर राइट हो रहा है। जितना क्लास 2 चाइल्ड 2 पेरेंट क्लास शो, यहाँ पर भी शो का फंक्शन बनाया, यहाँ पे भी फंक्शन ओवरराइट हो रहा है, और ये डिस्प्ले करवा रहा है। इंडिपेंडेंट की तरफ आ जाए, पेरेंट ptr5, यानी कि सेम टाइप के 5 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, इसका मतलब ये है। और वो 5 ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, एड्रेस, मेन ऑब्जेक्ट नहीं पास हो रहा, सिंपल 5 ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस पास हो रहे हैं, यहाँ पे पीटीआर लिखा हुआ है। ठीक है, इंट ओपी और आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपी, यहाँ पर जो है आई जो है बेसिकली यहाँ पर काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है। और सी आउट में लिखा है एंटर 1 फॉर पेरेंट, 2 फॉर चाइल्ड 1 एंड 3 फॉर चाइल्ड 3। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट लगने वाली है। बेसिकली हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। यूजर्स को कहा है कि अगर तुमने 1 पुट किया, 1 एंटर किया, तो इसका मतलब है हम पेरेंट का जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। 2 अगर पुट किया तो इसका मतलब है हम चाइल्ड 1 का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाएंगे। 3 अगर तुमने एंटर किया तो इसका मतलब है हम चाइल्ड 3 का फंक्शन एग्जीक्यूट कर। अब फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर शो, तीनों में नाम क्या है, फंक्शन का नाम है शो। काउंटर वेरिएबल चलाया, विच ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। अब आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से हमें पहले किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। यूजर अगर 1 एंटर करेगा तो pti1 में क्या हम करेंगे, न्यू पेरेंट कर देंगे, इनके पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। अगर यूजर 2 एंटर करता है तो हम पहले किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चाइल्ड का। अगर यूजर फिर से अगर यूजर 3 एंटर करता है तो हमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, चाइल्ड 2 का। और उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा से फॉर लूप लगाकर शो का जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट करवा दे। अब बेसिकली यहाँ पे शो का ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर यूजर 1 एंटर करता है तो यहाँ पर पीटीआर में क्या चला जाएगा, 1, और कौन सा शो का ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, 1 का मतलब है पेरेंट, तो पेरेंट क्लास का जो शो का फंक्शन है ये वाला, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉर एग्जांपल यूजर 2 एंटर करता है यहाँ पर, तो ptr2 शो का मतलब क्या है, सेकंड चाइल्ड का ये वाला शो का फंक्शन, सॉरी ये वाला चाइल्ड 1 का ये वाला शो का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा।
2 का मतलब ये है कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर देखो आउटपुट में एंटर 1 फॉर पेरेंट टू 2 फॉर चाइल्ड। अगर विच क्लास टू क्रिएट 1 एंटर किया तो चाइल्ड का क्लास पेरेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। 3 बाद में यूजर ने एंटर किया तो कौन सा चाइल्ड 2, जो कि बिल्कुल ठीक है। फिर से उसने 1 एंटर किया तो कौन सा एग्जीक्यूट हुआ पेरेंट। इस बार इसने 2 एंटर किया, 2 का मतलब है चाइल्ड 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो गया। उसके बाद विच क्लास टू क्रिएट 1 एंटर किया, उसका मतलब क्या है पेरेंट क्लास एग्जीक्यूट हो गई। तो सिंपली ये आपके पास लेट बाइंडिंग की एग्जांपल है कि जिसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई लॉजिक लिखी गई ऐसी जिसमें आप चेंज कर देते हो अपनी आउटपुट की जो एग्जीक्यूशन है, चेंज कर देते हो। अब यहाँ पर लॉजिक का बेसिकली मीनिंग ही यही है कि हम यहाँ पर जब अपने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो वो कंप्यूटर जो हमने लॉजिक लिखी है उसके मुताबिक उसके ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। यानी कि बेसिक यहाँ पर पहले हम बेसिक बात की जाए तो पहले हमारा क्या होना चाहिए था, पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए था, फिर चाइल्ड 1 का, फिर चाइल्ड 2 का। बट यहाँ पर हमारी अरेंजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करी, प्रोग्रामिंग की लॉजिक पर डिपेंड करी। यूजर अगर 1 एंटर करेगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, अगर 3 एंटर करेगा तो ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यही बात की गई यहाँ पर बाइंडिंग की और लेट बाइंडिंग की। अब आ जाते हैं प्योर virtual functions. A type of virtual function that has no body is known as pure virtual functions. ठीक है, टाइप ऑफ virtual functions, ऐसे टाइप ऑफ virtual function जिसकी कोई बॉडी नहीं होती उसे हम कहते हैं प्योर virtual functions. अब function can be declared as pure virtual function by adding two things. दो चीजों की जरूरत होती है, पहली चीज कीवर्ड की और दूसरी is equals to 0 at the end of the function declare. क्योंकि हमने इसकी कोई बॉडी नहीं बनानी तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। The pure virtual function are used in the classes which are not used directly. The user can inherit the class and then override pure virtual function in the child class. इसका मतलब ये है कि the pure virtual function are used in the classes. Pure virtual function उन classes में यूज होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज्ड नहीं होती। यूजर जो है पहले उस क्लास से virtual फंक्शन को इनहेरिट करेंगे, देन ओवरराइड करके अपनी क्लास में। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि पेरेंट क्लास में जब हम अपने प्योर virtual फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, virtual फंक्शन बनाते हैं तो उसकी हमने हमने कोई बॉडी नहीं बनाई होती, ठीक है, एम्प्टी बॉडी होती है। अब मैंने इसकी बॉडी अगर बनानी है, यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया है, चाइल्ड में चाइल्ड क्लास बनाऊंगी, उसमें इस virtual फंक्शन को ओवरराइड करूंगी, यानी कि जिस नाम से मैंने virtual फंक्शन बनाया था उसी नाम से मैं लिखकर उसके बाद उसकी बॉडी लिखकर अपना काम कर लूंगी। इसका मतलब बेसिकली ये है। ठीक है, तो प्योर virtual फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे इनको हम जब पेरेंट क्लास में लिख देते हैं और चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करके उसकी बॉडी जो भी हमने काम करवाना है उस फंक्शन का हम काम करवा लेते हैं। तो दिस इज माय प्योर virtual फंक्शन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इस पे जरूर निशान लगा लें। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? A type of class that contains any pure virtual function is called abstract class. Abstract class क्या होती है, जिसमें कोई प्योर virtual फंक्शन पाया जाए, contains any pure virtual function, तो उस क्लास को हम कहते हैं दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। मैंने अभी बताया यहाँ पर कि प्योर virtual फंक्शंस उन क्लासेस में यूज होते हैं जो डायरेक्टली हम यूज नहीं करते। डायरेक्टली यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है गायब होती हैं। अब उस क्लास में कौन से डाटा मेंबर बनाए गए हैं, कितने कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है, हमें नहीं पता। दैट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट। हमने वहां से सिर्फ जो भी हमने फंक्शन उठाना है क्लास में जाकर हम उसका ओवरराइड कर लेते हैं और उसके बाद उसकी अब क्लास के मुताबिक जो भी हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसके मुताबिक लॉजिक लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, सिर्फ प्रोग्रामर तक ही होते हैं वेरिएबल्स।
या प्रोग्रामर तक ही वो फंक्शन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। बाकी जो यूजर होते हैं उन्हें नहीं पता कि ये फंक्शन कौन से क्या काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो भी इसी ही होती हैं कि हम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं। सिंपल हम उसे ओवरराइड करवाते हैं इन आवर चाइल्ड क्लास। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इट मींस दैट नो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, गायब होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता। हाउएवर अ चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि इनहेरिट करवा कर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में जरूर यूज कर सकते हैं बाय ओवरराइडिंग इट्स प्योर वर्चुअल फंक्शंस। Abstract class are used to create a model class. Any user who create a new class by inheriting an abstract class has to override pure virtual function. अब यहाँ पर कहा है कि the abstract class are used to create model class, यानी कि मॉडल क्लास को क्रिएट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज किया जाए। मॉडल क्लास वही होती है जिसको हमने एक बार सेट बना लिया तो बना लिया, उसमें अब चेंजिंग नहीं करनी। एनी यूजर हु क्रिएट अ न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज टू ओवरराइड। वही बात आ गई कि यूजर, अगर किसी यूजर ने न्यू क्लास बनाई है और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से कोई ना कोई फंक्शन यूज करना चाहता है तो पहले उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। The child has also become an abstract class if any of their virtual function is not overridden in the child class। अगर let's suppose मैंने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, पेरेंट क्लास बनाई जो कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और मैंने फिर एक चाइल्ड क्लास बनाई विच इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, मैंने अपनी एक चाइल्ड क्लास बनाई। उसने यहाँ पर कहा है कि आपने जितने भी वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शंस बनाए हैं, आपने अगर उनको यहाँ पर यूज किया और उन्हें ओवरराइड नहीं किया, यानी कि ओवरराइड नहीं किया, आपने एज इट इज उठा के यूज कर लिया, क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है तो जब आप इसको एग्जैक्टली यहाँ पर यूज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, वर्चुअल फंक्शन हो जाएंगे। तो जहाँ पर वर्चुअल फंक्शन हो वहां पर समझ लें वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो आपकी चाइल्ड क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंटेक्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्चुअल फंक्शन का? वर्चुअल का कीवर्ड, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम, और आपने इक्वल्स टू कर देना जीरो। और जैसे ही आप वर्चुअल फंक्शन लगाएंगे वो आपकी क्लास क्या बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास का नाम वर्चुअल फंक्शन और इक्वल्स टू जीरो, ये आपका आ जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लास बनाई, क्लास में आप आपने यहाँ पर क्लास फंक्शन का नाम क्या लिखा है, शो, तो यहाँ पर आपने कॉल करवाया यानी कि ओवरराइड करवाया, और यहाँ पर इसने आपने यहाँ पर इसकी बॉडी लिख दी, जितना क्लास टू इनहेरिट करवाया, शो का फंक्शन ओवरराइड करवाया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पेरेंट स्टार ptr2, पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पेरेंट स्टार ptr2। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, यहाँ पर पॉइंटर बना रहे हैं बेसिकली। पॉइंटर जीरो में न्यू चाइल्ड वन, न्यू चाइल्ड टू, ठीक है, न्यू चाइल्ड वन, न्यू चाइल्ड टू, यानी कि चाइल्ड वन और चाइल्ड टू का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर व्हिच फंक्शन यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और यहाँ पर आपने शो का फंक्शन यूज किया एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका है प्योर वर्चुअल फंक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्चुअल बेस क्लासेस क्या होती हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।